जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक नई बहस की शुरुआत हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये क्लेम कर रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये अधिकार नहीं है, ये डेमोक्रेटिक राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि वो 5 एमएलएज को नॉमिनेट कर सकता है जम्मू कश्मीर की असेंबली के लिए। और इस पे जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी एक अपना स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि जो ट्रांजैक्शन रूल है उनमें तरमीम करने की कोशिश की जा रही है। मुझे स्ट्रेट से ये इतला निकल कर आई है और चीफ सेक्रेटरी को ये हिदायत जारी की गई हैं कि जनाब आप जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर इसमें कार्रवाई करें और जो पावर्स, जो ताकत चीफ मिनिस्टर के पास थी उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ट्रांसफर करें। हालांकि इस पे रिप्लाई भी आया है मौजूदा सरकार का। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की कोई भी बात नहीं है, जो तरमीम करनी थी हमें वो हमने जुलाई में भी की है, वो इससे पहले वाले साल में भी तरमीम किया। और आप सब लोगों को मालूम है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019, तो इसमें ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कोई ताकत ऐसी नहीं है कि वो 5 लोगों को नॉमिनेट नहीं कर सकता है। उनके पास ये ताकत है और उसमें सेक्शन जो 15A और 15B का हवाला भी दिया हुआ है और उसमें बाकायदा कहा गया है उसके अंदर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये ताकत है कि वो 2 खवातीन को जो है वो ये अधिकार दे सकता है जम्मू कश्मीर की असेंबली में। और एक जो है वो यानी कि POG की बात की गई है और उसमें 2 कश्मीरी पंडित्स की भी बात की गई है कि उनके भी जो राइट्स हैं वो उन्हें मिल सकते हैं। अब ये नई बहस शुरू हुई है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही कि हमारे राइट्स को हमसे छीना जा रहा है और यानी कि ज़बरदस्ती जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ताकत दी जा रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से ही ये फैसले करवाए जा रहे हैं। हालांकि जो चुनिंदा सरकार है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन की गवर्नमेंट है, उसका ये फैसला रहता है कि वो कौन से 5 एमएलएज को चुनकर जो है वो असेंबली में भेजेंगे, नॉमिनेशन करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। लेकिन ये ताकत जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई है। पहले के दौर में ऐसा होता था क्योंकि तब रियासत थी, 370 था, तब यूनियन टेरिटरी नहीं थी, स्टेट थी। तो उस समय में जो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो ये सब करती थी। लेकिन अब आपको मालूम है कि अब यूनियन टेरिटरी या 370 भी नहीं है, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और फिर जो ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल है उसमें भी तरमीम की गई है, उसमें भी अमेंडमेंट हुई है। और उसमें जो तरमीम की गई है उसमें सीधा सीधा क्लियर कहा गया था लास्ट टाइम में भी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को तमाम वो ताकतें दी जाएंगी, चाहे IAS ऑफिसर की बात करें, उनके ट्रांसफ़र्स की बात करें, चाहे कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई SP है, या फिर आप बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, पब्लिक की बात करें, पुलिस की बात करें, तो ये ताकत जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेगी, चीफ मिनिस्टर के पास नहीं रहेगी। आप सब लोगों को मालूम है। अब जो असेंबली बनने जा रही है वो असेंबली इतनी ताकतवर नहीं हो सकती है, इतनी मजबूत असेंबली तो नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर ये लोग स्टेटहुड का दर्जा वापस ले लें और डिमांड करें कि हमें रियासत का दर्जा चाहिए और सरकार वो दे दे, तो शायद किसी हद तक ये स्टेट बनने के बाद जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर के पास थोड़ी बहुत जो है वो ताकत वापस आ सकती है। लेकिन अब इस समय में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 या जो ट्रांजैक्शन रूल की बात की गई है, बिजनेस रूल की बात की गई है, उसमें जो तरमीम की गई है उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है। अब 3 चीज़ों के ऊपर बहस लगी हुई है। पहली बात यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि भाई साहब कोई भी डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि लेफ्टिनेंट गवर्नर 5 लोगों को नॉमिनेट करके भेजे। ठीक है, एक बात आ गई, ये आपने भी सुन ली, ये मैंने भी सुन ली। और उमर अब्दुल्ला ने इसमें ऐड किया कि जनाब जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप CM की पावर ट्रांसफर करें लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और जो ये रूल है इसमें जो है वो आप अमेंडमेंट करें, जिसे हम कहते हैं तरमीम करें। ठीक है, यहां तक बात आ गई। अब सरकार ने भी जवाब दिया। सरकार की तरफ से कौन जवाब देगा? कोई इस तरीके की जवाबदेही तो मिलेगी नहीं। लेकिन बीजेपी के लोगों ने जवाब दिया, रविंद्र आनंद का ये सब बकवास है, ये झूठ बोल रहे हैं, इस तरीके की कोई बात ही नहीं है। जो तरमीम करनी थी, जो अमेंडमेंट करनी थी वो जुलाई में की गई है 2024 में। जो अमेंडमेंट करनी थी वो दिसंबर 2023 में की गई है। और हमारे पास तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 5 अगस्त 2019 के बाद। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में किस लॉ में, किस कानून में, किस जगह लिखा हुआ है कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये ताकत ही नहीं दे सकते हैं कि वो 5 लोगों को नॉमिनेट करके भेजें? तो ये किस कानून की बात कर रहे हैं आप? ये किस जगह पे इन्होंने जो है वो अपनी एक जोर आजमाइश की बात की गई है? अब हैरानगी मुझे ये महसूस हो रही है कि अगर कोई कानून से नावाकिफ हो, लाइलम हो या इतना इंटेलिजेंट ना हो, अगर वो ऐसी बातें करे तो फिर सूट करता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ये बात कर रहे हैं, रतन लाल गुप्ता जी ये बात कर रहे हैं, कांग्रेस के रविंद्र शर्मा जी ये बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा इसके ऊपर, यानी कि एक पॉलिटिकल जो स्टार्टअप है वो एक अलग दिख रहा है। अब कांग्रेस कह रही है कि जनाब ये लोग तो हार रहे हैं, ये जीत नहीं रहे, अब ये इन 5 सीटों का फायदा उठाएंगे, सीधे सीधे इनकी शुरुआत 5 से होगी।
मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस की 1 से शुरुआत होगी, इन लोगों की बीजेपी वालों की सीधी 5 हो गई, क्योंकि 5 सीटें इनके एलजी ने नॉमिनेट करनी है, तो ये 5 से शुरू करेंगे, हम लोग 1 से शुरू करेंगे। अगर 5 इन्हें वो आ जाती हैं, कुछ सीटें ये ले लेते हैं, तो सरकार बनाने में भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं और ये फिर गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। ये कहना है कांग्रेस का। अब उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर ये इस ताकत का इस्तेमाल कर कर यहाँ पे लोगों पे तानाशाही करके अपनी सरकार लाना चाहते हैं, तो वो हम कभी कबूल नहीं करेंगे। जो यहाँ की असेंबली, उसके अधिकार यहाँ के जो है वो असेंबली के पास होने चाहिए, और असेंबली और एक जो चुनिंदा सरकार है वो ये डिसाइड कर सकती है कि कौन से 5 लोग जो है वो नॉमिनेट होंगे एज एमएलए। बट अब कानून में ये कहां पे एग्जिस्ट करता है, ये देखने वाली बात है। कानून में सेक्शन 51, 16 माफी चाहूंगा, सेक्शन 15A एंड सेक्शन 15B जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये ताकत देता है कि आप जो है आप बाकायदा तौर पे नुमाइंदे चुन सकते हैं, यानी कि आप नॉमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, स्टेट नहीं है। और यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली दिल्ली मॉडल यूटी है, ये भी इस वक्त जम्मू कश्मीर। तो आपको मालूम है कि दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, उस समय में भी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के मुताबिक जो है वो ताकत दी गई थी कि वो वहाँ पे डिसाइड कर सकता था और वहाँ की मौजूदा सरकार से कोई भी जो है वो उनकी हाँ या ना का इंतजार नहीं कर सकता था। सेम वही पैटर्न यहाँ पे भी अपनाया गया और वही चीज़ें यहाँ पे भी हुई हैं। अब अगर ऐसा होता है, 5 लोग अगर चुनकर जाते हैं, उसमें तो 2 खवातीन है, 2 कश्मीरी पंडित हैं हमारे भाई, और फिर एक जो है वो पीओके के जो लोग हैं उनकी बात की गई है, वो डिवीज़न वाला जो एक सेटअप है वो लाया गया है इसमें। अगर ये 5 लोग जाते हैं तो क्या ये सच में 5 लोग बीजेपी के साथ हैं? ये तो साफ जाहिर सी बात है कि लोग 5 बीजेपी के साथ तो जाएंगे। मतलब सरकार अगर इन्हें दे रही है, मौजूदा सरकार दे रही है, तो ये मौजूदा सरकार के फेवर में होंगे। तो फिर क्या शुरुआत बीजेपी की 5 से होगी? इट मीन्स कि बीजेपी शुरुआत 5 से करेगी और ये लोग जो है ये शुरुआत 1 से करेंगे। और अगर 5 और 1 का अंतर रहता तो क्या गवर्नमेंट बनाने में भी यही अंतर रह जाएगा, 5 और 1 का? और अगर गवर्नमेंट बनाने में 5 और 1 का अंतर रहता तो क्या अनकंडीशनल सपोर्ट कहीं आज़ाद चेहरों से तो नहीं मिल जाती है? मतलब गुलाम नबी आज़ाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन चेहरों से कहीं सपोर्ट तो नहीं मिल जाती है। इन केस अगर मिल जाती है तो क्या ये लोग गवर्नमेंट फ्रेम कर सकते हैं? अब एग्जिट पोल पे बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमें उसके लिए मना किया हुआ है। अभी गाइडलाइंस वैसी नहीं है, अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, और जो एमसीसी की वायलेशंस हो जाएंगी अगर हम जो है वो बात करेंगे इस पे, यानी कि एग्जिट पोल पे बात करेंगे या ओपिनियन पे बात करेंगे, वो उस पर अभी हम बात नहीं कर सकते। उस पर जब हमें इजाज़त मिलेगी हम बात करना शुरू करेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं इस समय में कि ये एक नया बहस का मुद्दा शुरू हो चुका है। अब कानूनी तौर पे ये लोग कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मुझे यहाँ पे कानूनी तौर पे कमज़ोर दिख रहे हैं, क्योंकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जो सेक्शंस हैं, जो कानून है, उसके मुताबिक ही सब कुछ होगा। और कानून में अगर ये चीज़ें नहीं है तो ये लोग कैसे करेंगे? अब ये कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे जो है वो अमेंडमेंट होगी। अमेंडमेंट तो बहुत पहले, वो जुलाई में हुई है 2024 में, वो दिसंबर 2023 में हुई है, 5 अगस्त 2019 को हुई है, उसके बाद एक बार हुई है। तो यहाँ पे बात का कुछ लॉजिक नहीं बनता है यार। मतलब कानूनी तौर पे ये लोग स्ट्रांग नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाले। मुझे लगता है कानूनी तौर पे बात करें ना तो मजा आ जाएगा। बात फैक्ट पे करनी चाहिए। मैं हमेशा फैक्ट पे बात करता हूँ। मैं एक पार्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं करूंगा कि सिर्फ एनसी या कांग्रेस के हक में बात करनी, बीजेपी के खिलाफ करनी, नहीं। मुझे दोनों पार्टियों के साथ जो है वो न्यूट्रल रह के बात करनी है, और मैं हमेशा न्यूट्रल रह के बात करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत नहीं नजर आ रही है। यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं इसमें कोई दम होना चाहिए। या तो ये कोई ऐसी जजमेंट लेकर आए, या ये कोई ऐसा फेज, कोई ऐसी चीज़ लेकर आए जिसमें यकीनन तौर पे कहें कि इस यहाँ के कानून में अभी भी ऐसा है, यूटी बनने के बाद भी ऐसे कुछ लॉज हैं जिनके अंदर ये लिखा हुआ है। तो शायद वो लॉ मैं भी पढ़ूंगा, उस लॉ को मैं भी पढ़कर आपको सुनाऊंगा, और मैं भी इनसे सीखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी इतना अच्छा तालिब इल्म नहीं हूँ। मैं इनसे सीख सकता हूँ, और ये अगर सिखाएंगे तो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। बट ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। तो कानूनी तौर के ऊपर ये चीज़ बनती नहीं है कि 5 लोग जो हैं वो नॉमिनेट एलजी नहीं कर सकता है। एलजी 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, ये कानूनी तौर पे मैं कह रहा हूं, और वो 5 लोग नॉमिनेट भी हो जाएंगे। और अगर वो 5 लोग नॉमिनेट होते हैं तो शुरुआत जो है वो 1-5 से होगी, यानी कि बीजेपी 5 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1। इस तरीके की बात हो सकती है। यही नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन इस तरीके की बात भी हो सकती है। फिलहाल इस अपडेट पर आप भी अपनी राय दें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।